पोखरण की रेत से उठा वो शोर जिसने एशिया की जंग की परिभाषा बदल दी। लेकिन सवाल यह है, जब दुनिया हाइपरसोनिक मिसाइलों, सैटेलाइट किलर हथियारों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली जंग की बात कर रही थी, तो भारत ने 2026 में एक तोप के गोले पर इतना बड़ा दांव क्यों लगाया? क्या आधुनिक युद्ध में तोपखाना अब भी उतना ही खतरनाक है, या फिर भारत ने तोप के नाम पर ऐसा कुछ छुपा रखा है जो दुश्मन की सबसे आधुनिक एयर डिफेंस, सबसे लंबी दूरी की तोपें और सबसे घमंडी रणनीतियों को एक झटके में बेकार कर सकता है? पोखरण में दागा गया वो साधारण सा गोला असल में किस समस्या का जवाब था, और क्यों उसके निकलते ही दुश्मन के बंकरों में सायरन नहीं, खामोशी गूंजने लगी? यही है इस कहानी का सबसे खतरनाक सवाल। 60 किलोमीटर दूर दुश्मन के बंकरों में क्यों मच गई अफरा तफरी? दुश्मन को पहले लगा रूटीन फायरिंग होगी, लेकिन फिर उनके रडार अजीब हरकत करने लगे, स्पीड अचानक बढ़ रही थी, ऊंचाई बदल रही थी, और सबसे डरावनी बात, गोला धीमा नहीं हो रहा था। आमतौर पर तोप का गोला जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसकी रफ्तार गिरती है, लेकिन यहां रफ्तार बढ़ रही थी, मानो वो गोला हवा को चीरते हुए उससे ताकत खींच रहा हो। यही वो पल था जब दुश्मन को समझ आया ये कोई साधारण आर्टिलरी शेल नहीं है। अमेरिका, चीन, यूरोप सबकी सैटेलाइट फीड एक ही चीज दिखा रही थी, प्रक्षेपण तोप से व्यवहार मिसाइल जैसा, रफ्तार मैक 3 के आसपास, रेंज सामान्य से दोगुनी। पहला अनुमान लगा भारत ने कोई नई मिनी मिसाइल बना ली है, लेकिन सच्चाई उससे भी ज्यादा खतरनाक थी। ये कोई मिसाइल नहीं थी, ये भारतीय सेना की मौजूदा 155 तोप से दागा गया था। यानी जिस हथियार को दुनिया पुराना और सीमित मानती थी, उसी को भारत ने भविष्य में बदल दिया। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या है इस गोले के अंदर? जवाब है रामजेट टेक्नोलॉजी। लेकिन जरा ठहरिए, इसे सरल भाषा में समझते हैं। अब तक दुनिया के ज्यादातर हथियार एक ही समस्या से जूझते रहे हैं। अगर आपको ज्यादा दूरी तय करनी है तो आपको चाहिए ज्यादा ईंधन, ज्यादा ऑक्सीजन, और यही हथियार को भारी बना देता। लेकिन रामजेट इंजन इस नियम को तोड़ देता है। इसे अपने साथ ऑक्सीजन ले जाने की जरूरत नहीं, यह हवा से ऑक्सीजन खींचता है और उसी से जलता है। ठीक वैसे जैसे इंसान दौड़ते हुए हवा से सांस लेकर ताकत बनाता है। इसीलिए इस गोले को अब कहा जा रहा है हवा पीने वाला ब्रह्मास्त्र। जैसे ही ये गोला एक 155 तोप से दागा जाता है, शुरुआती रफ्तार तोप देती है, कुछ सेकंड बाद रामजेट इंजन सक्रिय होता है, हवा अंदर खींची जाती है, ईंधन जलता है और गोला खुद को आगे धकेलता रहता है। मतलब रफ्तार गिरती नहीं, गोला थकता नहीं, दूरी उसकी सीमा नहीं रहती। ये कोई संयोग नहीं है। इस प्रोजेक्ट के पीछे आईआईटी मद्रास का एरोस्पेस दिमाग, डीआरडीओ की हथियार विशेषज्ञता, भारतीय सेना का रियल वॉर इनपुट, प्रोफेसर पी ए रामकृष्णन की टीम ने एक ऐसा डिजाइन तैयार किया जो किसी भी 155 तोप में फिट हो, भारत की गर्मी, ठंड और ऊंचाई झेल सके और युद्ध के मैदान में धोखा न दे। सोचिए सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? तोप का गोला जब निकलता है तो वो हजारों आरपीएम से घूम रहा होता है। अब ऐसे घूमते हुए गोले में हवा अंदर लानी है, आग जलानी है और इंजन को स्थिर रखना है। ये रॉकेट साइंस से भी एक कदम आगे की बात है, और यहीं भारत ने दुनिया को चौंका दिया जब तोपें ही मिसाइल बन जाएं। दोस्तों, युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं जीते जाते, युद्ध जीते जाते हैं रेंज, रफ्तार और दिमाग से। और ठीक यही तीनों चीजें 2026 की शुरुआत में भारत ने एक ही झटके में अपने पक्ष में कर ली है। हम समझेंगे इस एक हथियार ने पाकिस्तान और चीन की पूरी आर्टिलरी रणनीति को कैसे बेकार कर दिया, और क्यों आज दुश्मन की सबसे बड़ी परेशानी है भारत अब हमारी पहुंच से बाहर मार सकता। जंग के मैदान में भले ही फाइटर जेट सबसे ज्यादा दिखते हों, लेकिन असली तबाही हमेशा जमीन से होती। इसीलिए आर्टिलरी यानी तोपखाना को कहा जाता है गॉड ऑफ वॉर। क्यों? ये 24/7 काम करता है, मौसम से कम प्रभावित होता है, और सबसे अहम, दुश्मन को जवाब देने का वक्त नहीं देता। भारत, पाकिस्तान और चीन तीनों देशों की सेनाओं में आर्टिलरी रीढ़ की हड्डी है। लेकिन 2026 से पहले तक एक नियम लगभग बराबर था। अब तक भारत और पाकिस्तान की तोपों की औसत रेंज थी 30 से 40 किलोमीटर। मतलब अगर भारत की तोप पाकिस्तान की तोप को मार सकती है तो पाकिस्तान की तोप भारत को भी उतना ही मार सकती है। इसे कहते हैं म्यूचुअल वल्नरेबिलिटी। यही कारण था कि तोपखाने की लड़ाई में दोनों तरफ भारी नुकसान होता था, लेकिन रामजेट गोले ने इस संतुलन को पूरी तरह तोड़ दिया। अब जरा एक काल्पनिक लेकिन पूरी तरह संभव युद्ध परिदृश्य सोचिए। भारत वर्सेस पाकिस्तान। पाकिस्तान की तोपें सीमा से 30 किमी अंदर, उनकी केआरएल, एचक्यू और सप्लाई लाइन 40-50 किमी की गहराई में। अब भारत क्या करता है? भारत अपनी कनौ वज्र अटैक्स सीमा से 50 किमी पीछे तैनात करता है, यानी पूरी तरह सुरक्षित। और फिर रामजेट गोला दागा जाता है। रेंज 60-70 किमी, स्पीड मैक 3, टाइम टू टारगेट
प्रोजेक्ट दुश्मन की सोच से भी कम, परिणाम पाकिस्तान की तोपें नष्ट, कमांड सेंटर खत्म, सप्लाई डिपो उड़ गए और जवाब में पाकिस्तान की तोपें भारत तक पहुंच ही नहीं पाती। इसे कहते हैं वन साइडेड आर्टिलरी डोमिनेंस। आधुनिक युद्ध में तोपें आंख बंद करके नहीं चलती, दुश्मन के पास होते हैं वेपन लोकेटिंग रेडार्स, साउंड रेंजिंग सिस्टम्स, ड्रोन सर्वेलेंस, ये पता लगाते हैं गोला कहां से आया, किस दिशा से आया और जवाबी हमला कहां करना है। लेकिन रैमजेट गोला यहां भी पूरा खेल बिगाड़ देता है। क्यों? स्पीड बहुत ज्यादा, मैक 3, उड़ान समय बहुत कम, ट्रैजेक्टरी बदलती रहती है, गोला धीमा नहीं होता, मतलब रडार सोचता ही रह जाता है और तब तक मौत पहुंच चुकी होती है। युद्ध में सबसे खतरनाक स्थिति होती, आप मर जाएं, लेकिन आपको यह भी ना पता हो कि किसने मारा। रैमजेट आर्टिलरी यही करती है। ना कोई लंबा स्मोक ट्रेल, ना कोई रॉकेट लॉन्च सिग्नेचर, ना कोई हाई अल्टीट्यूड पाथ, बस तोप चली और कुछ सेकंड में दुश्मन खत्म। अब चीन की बारी। लद्दाख में कैसे बदलेगा खेल? चीन को अपनी रॉकेट आर्टिलरी पर बहुत घमंड है। PHL 3, PHL 16 लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम, लेकिन इनके साथ 3 बड़ी समस्याएं। बहुत महंगे, रीलोड में वक्त, हाई सिग्नेचर सैटेलाइट से दिख जाते हैं। अब भारत क्या करता है? भारत वही पुरानी 155 तोप, वही पहाड़ी पोजीशन, लेकिन नया रैमजेट गोला, परिणाम रॉकेट जैसी रेंज, तोप जैसी फायर रेट और 10 गुना कम लागत। यानी चीन एक रॉकेट में जितना खर्च करता है, भारत 10 गोले दाग सकता है। आप सोच रहे होंगे ऊंचाई पर तो हवा कम होती है, फिर रैमजेट कैसे चलेगा? यही भारत की सबसे बड़ी जीत है। IIT मद्रास और DRDO ने इस गोले को इस तरह डिजाइन किया है कि पतली हवा में भी कंबशन स्थिर रहे, ऑक्सीजन कम हो फिर भी थ्रस्ट मिले, लद्दाख और अरुणाचल में भरोसा न टूटे। मतलब जहां चीन हवा की कमी से जूझेगा, वहीं भारत का गोला हवा से ताकत खींचेगा। अब आते हैं सबसे दर्दनाक बिंदु पर। एक आधुनिक मिसाइल की कीमत करोड़ों रुपए, एक रैमजेट आर्टिलरी शेल उसके मुकाबले बहुत ही कम, लेकिन असर बंकर ध्वस्त, रनवे क्रैक, ब्रिज तबाह, डिपो खत्म और सबसे बड़ी बात, तोपें जल्दी रिलोड होती हैं। 1 मिनट में कई गोले, लगातार दबाव। युद्ध में इसे कहते हैं सस्टेन्ड फायर सुपीरियोरिटी। क्या अब एयरफोर्स की जरूरत कम हो जाएगी? पूरी तरह नहीं, लेकिन अब हर टारगेट के लिए फाइटर जेट भेजना जरूरी नहीं रहेगा। 5 एयरफील्ड, फॉरवर्ड बेस, ब्रिज, लॉजिस्टिक हब, इन सब पर अब आर्टिलरी ही काफी होगी, और वो भी बिना पायलट को जोखिम में डाले। जब दुश्मन जानता है कि वो मार खा सकता है लेकिन जवाब नहीं दे सकता, तो उसकी सेना में क्या होता है? मनोबल टूटता है, फैसले धीमे होते हैं, कमांडर डर में जीते हैं, और यही युद्ध जीतने की सबसे बड़ी शुरुआत होती है। दोस्तों, कुछ हथियार जंग जीतने के लिए बनते हैं, लेकिन कुछ हथियार जंग की परिभाषा बदलने के लिए आते हैं। रैमजेट असिस्टेड आर्टिलरी दूसरी श्रेणी का हथियार है। हम उस जगह पहुंचते हैं जहां सिर्फ सरहद नहीं, पूरी दुनिया का संतुलन बदलता है। आज जब भी कोई नया हथियार टेस्ट होता है तो दुनिया 2 सवाल पूछती है, क्या ये सच में काम करता है? क्या ये बड़े पैमाने पर बनाया जा सकता है? रैमजेट आर्टिलरी इन दोनों सवालों का एक साथ हां कहती है। इसीलिए अमेरिका से लेकर यूरोप तक डिफेंस एनालिस्ट एक ही बात कह रहे हैं, भारत ने एक ऐसी जगह छलांग लगाई है जहां अभी दुनिया के बहुत कम देश पहुंचे। अमेरिका और नॉर्वे क्यों पीछे रह गए? दुनिया में रैमजेट आर्टिलरी पर काम पहले भी हुआ है। नॉर्वे की नम्मो, अमेरिका के कुछ एडवांस्ड रिसर्च प्रोग्राम, लेकिन समस्या एक ही रही, बहुत महंगा, बड़े पैमाने पर उत्पादन मुश्किल, सीमित ऑपरेशनल यूज। भारत ने यही बाजी मार ली। कैसे? मौजूदा 155 तोपों के साथ कंपैटिबिलिटी, कम लागत में डिजाइन, अलग अलग मौसम और ऊंचाई के लिए ट्यूनिंग, सेना की जरूरत के हिसाब से विकास। मतलब भारत ने लैब के खिलौने की जगह युद्ध के हथियार बनाए। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये एक मॉडल है। IA डिजाइन करता है, DRDO उसे हथियार बनाता है, इंडस्ट्री उसे स्केल करती है, सेना उसे युद्ध में उतारती है। यही है नया भारतीय डिफेंस इकोसिस्टम। और इसका सबसे बड़ा फायदा, भारत अब सप्लायर पर निर्भर नहीं, संकट में भी उत्पादन बंद नहीं, युद्ध के दौरान भी गोला बारूद की कमी नहीं। अब जरा दुनिया का नक्शा देखिए, ऐसे देश जो सीमित बजट रखते हैं लेकिन लंबी सीमाएं हैं और महंगी मिसाइलें नहीं खरीद सकते, उनके लिए रैमजेट आर्टिलरी सोने की खान है। अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, लैटिन अमेरिका, इन सब जगह भारत का यह हथियार गेम चेंजर बन सकता है। और ध्यान रखिए, मिसाइल एक्सपोर्ट हमेशा राजनीतिक बंधनों में फंसा रहता है, आर्टिलरी शेल ज्यादा आसानी से बिकता है। यानी भारत की डिफेंस डिप्लोमेसी को नया हथियार। क्या यही तकनीक अगली पीढ़ी की मिसाइलों में जाएगी? बिल्कुल। रैमजेट सिर्फ तोप के गोले तक सीमित नहीं है, भविष्य में आप देखेंगे रैमजेट क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक ग्लाइड सिस्टम, लॉन्ग रेंज स्ट्राइक वेपन। ये आर्टिलरी दरअसल टेक्नोलॉजी टेस्ट बेड है। आज गोले में, कल मिसाइल में। 2026 के बाद जंग का स्वरूप बदल रहा है। अब जरूरी नहीं कि सैनिक आमने सामने हो,
टैंक सीमा पार करें, फाइटर जेट हर बार उड़े, अब जीत उसी की होगी जो दूर से मारे, जो दिखे नहीं, जो जवाब का मौका न दे। रैमजेट आर्टिलरी इस भविष्य की रीढ़ बनने वाली है। अब जब भारत कहता है घर में घुसकर मारेंगे, तो ये सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं, ये तकनीकी हकीकत है। दुश्मन के भीतर गहराई में बिना सीमा पार किए यही है 2026 का नया भारत। सोचिए, दुनिया नई तोपें बना रही है, भारत ने पुरानी तोपों को नया बना दिया। एटैक्स, जानुश, कुनो, वाजरा, मसात 177 सब अचानक दोगुने खतरनाक हो गए और बिना एक भी नई तोप खरीदे। आने वाले समय में आप देखेंगे प्रिसीजन गाइडेड रैमजेट शेल, जीपीएस प्लस आईएस प्लस आई फ्यूजन, और भी लंबी रेंज और भी तेज स्पीड। यानी ये शुरुआत है, अंत नहीं। दोस्तों, पोखरण की रेत ने फिर एक बार इतिहास लिखा है, लेकिन इस बार धमाका सिर्फ जमीन पर नहीं हुआ, यह धमाका हुआ है दुश्मन की सोच में, रणनीति में और भविष्य की योजनाओं में। भारत अब युद्ध का जवाब कल नहीं देता, भारत अब पहले ही भविष्य तैयार कर लेता है। अब आपकी बारी, आप क्या सोचते हैं? क्या रैमजेट आर्टिलरी भारत को निर्णायक बढ़त देगी? क्या यह तकनीक भविष्य की मिसाइल क्रांति की नींव है? और क्या 2026 सच में भारत का सैन्य टर्निंग पॉइंट है? अपने विचार कमेंट में लिखिए, क्योंकि नया भारत अब सुनता भी है और जवाब भी देता है।